नमस्कार बच्चों। ये कक्षा बीए भाग द्वितीय के लिए है। हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं हम। ये दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने रीतिकाल का जो रीति के इतिहास के बारे में बताया था। तो रीतिकाल का जो इतिहास था वो प्रथम भाग में मैंने उसकी परिस्थितियां बताई, किस वातावरण में, किन परिस्थितियों में वो कवि अपनी रचनाएं करते थे, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक स्थितियां कैसी थी, धार्मिक स्थितियां कैसी थी। ये सारी चीज़ें हमने उस पहले भाग में देखा है। अब द्वितीय भाग में मैं आपको रीति का अर्थ और रीति और इस रीति काल को किन किन नामों से किन किन विद्वानों ने संबोधन किया है वो आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो रीति का जो अर्थ है उसमें संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति शब्द उस काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है जिसे काव्य की आत्मा के रूप में घोषित कर आचार्य वामन ने तत्संबंधी पृथक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संगठन पद्धति विशेष को रीति कहा गया है। आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। वैसे शाब्दिक अर्थ दृष्टि से रीति का अर्थ शैली, परंपरा, प्रणाली, पद्धति, मार्ग, ये इन नामों से अभिहित किया गया है। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना माना गया है। ये विशिष्टता गुणों पर आधारित है। जैसा कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन का मत है, रीति का दूसरा जो संबंध है पद रचना से है, जो कि समास पर निर्भर है। अतः कुछ आचार्यों ने समासहीनता, समास स्वल्पता, दीर्घ समासता के रूप में जो रीति को देखा है। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है जिसका मूल आधार कवि स्वभाव है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे रस का उपकार करने वाली कहा है। उन्होंने इसे रीति के शैली के रूप में ग्रहण किया है जिसका आधार वर्ण, संगठन, गुण और समास है। हिंदी साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग प्राय शैली या मार्ग के विशिष्ट रूप में किया गया है। आलोचक डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार रीति शास्त्र का तात्पर्य उस लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से हैं जिनमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप भेद, अवयव आदि के लक्षण दिए गए हों। इस परिभाषा के अनुसार रीति शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत रचना तथा काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जा सकता है। वास्तव में हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में इसी प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही है जिसमें न केवल रीति को काव्य की आत्मा माना गया अपितु काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का भी भरसक प्रयत्न किया गया। इस दृष्टि से हिंदी का रीति साहित्य संस्कृत के रीति साहित्य से कई रूपों में भिन्न है और उसे संस्कृत के रीति शास्त्र का अक्षरशः पालन भी किया गया है। सामान्यतः हिंदी में रीति का प्रयोग उन ग्रंथों के निमित्त किया गया है जिनमें काव्य के विविध अंगों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य रचना संबंधी नियमों के पालन को रीति नाम दिया है। उनके
मतानुसार रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा काव्य आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। यानी उनके जो मत है, उनके कथन हैं, उनके मान्यता के अनुसार रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। यानी जो बाहर दिखावा है, बाहर जो अच्छे अच्छे आभूषण और जो सज्जा है, उसके ऊपर ध्यान देना रीति का मानना है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह जो काव्य अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा गया है, रीति काव्य कहलाता है। इस प्रकार के काव्य की परंपरा बहुत पुरानी रही है और संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के साहित्य की सृजना विपुल मात्रा में हुई। हिंदी को यह परंपरा संस्कृत से प्राप्त हुई है। वह युग जिसमें इस प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही, हिंदी साहित्य के रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा में विगत 2000 वर्षों से रचित साहित्यिक कृतियों का विवरण सम्मिलित हैं। युग विशेष की परिस्थितियों ने समय समय पर तत्कालीन चिंतन धारा को प्रभावित किया है। जो प्रवृत्ति प्रमुखतः सर्वमान्य रही, जिसका सर्वाधिक अनुकरण हुआ, उसी के आधार पर युग विशेष का नामकरण भी किया गया। युग की जो मुख्य प्रवृत्तियां होती हैं या मुख्य प्रतिपाद्य विषय होता है, उसी के आधार पर उस युग का नामकरण किया जाता है। इधर जो नामकरण के विषय को लेकर के जो विद्वान हैं, जो आलोचक हैं, वो एक मत नहीं है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल लगभग देखिए इसमें एक्चुअल लिखा हुआ है 1693 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक है, जिसमें सामान्य रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। नामकरण की दृष्टि से विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। अब ये मतभेद क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, मोटे रूप में देख लीजिए कि इसे मिस्र बंधु ने जो है अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, और कईयों ने जो है इसको कला काल के नाम से भी पुकारा है। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने इस युग के रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर इसे रीति काल का नाम दिया। मैंने जैसे पहले बताया कि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा है, और डॉक्टर रसाल हैं एक, उन्होंने इसको कला काल कहा है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दृष्टि से श्रृंगार काल है। अपने तर्क की पुष्टि में उनका कथन है कि रीति काल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस हो, अलंकार हो, शब्द शक्ति या नायिका भेद रहा हो, पर उन सब का वर्ण विषय श्रृंगार ही है। सारे रीति काव्य में श्रृंगार की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन मिलता है। वस्तुतः इस युग में नायक नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन को विस्तार दिया गया है, और अलंकार, शब्द शक्ति आदि श्रृंगार का काल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। वस्तुतः इस युग में जो चाहे नायिका भेद के रूप में काव्य लिखा हो, चाहे ऋतु वर्णन के रूप में लिखा हो, चाहे नक्षिक वर्णन लिखा हो, लेकिन जो मूल वर्णन है, मूल जो मंतव्य है, वो है श्रृंगार वर्णन। तो इसलिए जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने जो है इसको श्रृंगार काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है रीति काल के नाम से अभिहित किया है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
मिश्र के शब्दों में, इस युग के कवियों में से किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का प्रस्तार किया, किसी ने सीधे साधे सीधे नायक नायिका भेद लिखे, नक्शिक वर्णन किया, छठ ऋतु वर्णन किया, 12 मासा वर्णन किए। अभिप्राय यही है कि इस युग में श्रृंगार की ही प्रमुखता रही हर क्षेत्र में। भूषण जो है, जैसे कवि वीर रस के कवि भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाए। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बाद में इसे स्वीकृति देते हुए कहा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई है, प्रधानता श्रृंगार की रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसमें श्रृंगार की प्रधानता है। अतः निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि इस युग में अलंकरण, रीति, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीति काल नाम ही अधिक प्रचलित रहा है। इसलिए शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है। रीति एक प्रकार नहीं है, दृष्टिकोण है, विचारधारा है, और इसी के नाम से रीति काल की सार्थकता भी असंदिग्ध लगती है। तो इस तरह से हमने रीति का अर्थ समझा, रीति काल का नामकरण जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्क से सिद्ध किए हैं वो देखा। अब आगे जो तीसरा भाग है उसी में भी रीति काल का इतिहास भाग 3, इसके आगे के विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।